तो हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए आज अपन लोगों को समझना था समास कि समास का अर्थ क्या होता है। समास हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमेशा लोग सोचते हैं बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। मतलब आज अपन इसको इतने अच्छे से समझ लेंगे, इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि आप लोगों को फिर समास बिल्कुल सरल टॉपिक लगने लगेगा। क्या समास बिल्कुल सरल टॉपिक लगने लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ कि समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो आओ देखो, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या छोटा करना। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप या छोटा करना। तुम देखो समझो, समास पहले तो दो शब्दों से मिलकर बना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर। देखो, सम प्लस आस, दो शब्दों से मिलकर बना है समास। सम प्लस आस। तो सम का अर्थ होता है पास तथा आस का अर्थ होता है रखना, यानी कि पास रखना। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पास रखना या छोटा करना, संक्षेप, कुछ भी ठीक है। तो तुम छोटा करना, क्योंकि ये सरल लग रहा है और अपनी भाषा का है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या संक्षेप में लिखना या पास लिखना, ठीक है। अब आइए अपन देखते हैं समास की परिभाषा कि समास की परिभाषा आप लोगों को समास का शाब्दिक अर्थ तो समझ में आ गया कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना, ठीक है। अब अपन देखेंगे समास की परिभाषा कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपने बीच की विभक्तियों या अन्य शब्दों का लोप करके एक नया और संक्षिप्त रूप शब्द प्रदान करते हैं, उसे समास कहते हैं। क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपने बीच की विभक्ति या अन्य शब्दों का लोप करके एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। देखो, ये तो परिभाषा हो गई, ये तुम लोगों को याद करने के लिए है, लेकिन अब मैं समझने के लिए बताऊं तो देखो, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी छोटे शब्द का निर्माण करें, क्या किसी छोटे शब्द का निर्माण करें, तो उसे क्या कहते हैं? समास। ये तो मैं समझने के लिए है कि छोटे शब्द का निर्माण करें, ठीक है। देखो, जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, जितना आप लोगों को परिभाषा से समझ में आया, ठीक है। अब अपन इसको उदाहरण से कंफर्म करते हैं कि उदाहरण से कैसे समझते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है राजा का पुत्र, क्या लिखा है यहाँ पे? राजा का पुत्र लिखा है। तो अब इसको अपन छोटा कैसे करेंगे? जैसे कि राजा का पुत्र है, अब इसको छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र। तो बस इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बस इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो अपन ने जो अभी राजा का पुत्र बड़ा शब्द था, जिसकी राजा का पुत्र, अब इसको छोटे शब्द में लिखना था, संक्षेप करना था, तो ये हो गया राजपुत्र। तो यही इसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है कि मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपने बीच की विभक्ति या अन्य शब्दों का लोप करके, जैसे कि यहाँ पे किसका लोप हो गया? यहाँ पे का लोप हो गया। क्या? का लोप हो गया। तो अन्य शब्दों का लोप करके एक नया संक्षिप्त शब्द बनाए, तो ये नया संक्षिप्त शब्द क्या बन गया? राजपुत्र। तो इसी से कहते हैं समास, इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। आशा करती है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बता रहे, यहाँ का लोप हो गया, नया शब्द बना, का लोप होकर नया शब्द बना, क्योंकि अभी उसमें बात हो रही थी कि परिभाषा में कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपने बीच की विभक्ति या अन्य शब्दों का लोप करके एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, तो उसे समास कहते हैं। तो इसके बीच की विभक्ति या अन्य शब्द, यहाँ पे का लोप हुआ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे समास के प्रकार कि समास के प्रकार क्या होते हैं। देखो, समास के प्रकार समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 6 प्रकार। देखो, हिंदी में समास के मुख्यतः 6 प्रकार माने जाते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो हम सबसे पहले पीडीएफ में द्विगु और द्वंद्व समास थोड़ी गलत आ गए हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होती है, इसका उदाहरण आज अपन अव्ययीभाव समास और इन 6 ही समास को, आज अपन समास का टॉपिक ही बहुत अच्छे से समझ लेंगे, इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन सबसे पहले देखते हैं अव्ययीभाव समास। क्या देखते हैं? अव्ययीभाव समास।
कि अव्ययीभाव समास आखिरकार होता क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे। तो जिस समास का पहला पद अवयव हो, क्या पहला पद अवयव हो और पूरा समस्त पद अवयव की तरह प्रयुक्त हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या है? जिस समास का पहला पद अवयव हो और समस्त पद अवयव की तरह प्रयुक्त हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो देखो अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं पद, जैसे कि प्रति, यथा, का, या, आ, मतलब ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्ययीभाव शब्द। और इसी अव्ययीभाव शब्द से वो पूरा शब्द जाना जाए, जैसे कि प्रतिदिन, तो पूरा समस्त पद अव्यव की तरह प्रयुक्त हो, तो हर दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, आजन्म, जन्म से लेकर। तो यहाँ क्या होता है? अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यव होता है। क्या होता है? अव्यव शब्द, जैसे कि प्रति, यथा, आ, जहाँ भी तुम्हें आगे ये शब्द दिखे समझ लेना कि यहाँ पे क्या है? अव्ययीभाव समास। क्या है? अव्ययीभाव समास। तो इससे याद रखना है। देखो ये ट्रिक समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, जैसे कि प्रति, यथा, आ, कुछ भी आगे देखे तो वहाँ पे क्या होता है? अव्ययीभाव समास। ठीक है। अब अपन देखते हैं तत्पुरुष समास। कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसके दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब कि यहाँ पे पहले पद में नहीं, दूसरे पद में दूसरा पद विशेष हो, मतलब जिसमें किस कोई विशेषण हो, जैसे कि इसमें लिखा है दूसरा पद प्रधान तथा दोनों पद के बीच कारक चिन्ह को, से, के लिए, का आदि का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। दोनों पदों के बीच कारक और चिन्ह का, से, के लिए, का आदि का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो जैसे कि राजा, राजपुत्र, तो उसका तत्पुरुष समास क्या होगा? राजा का पुत्र। तो यहाँ पे दूसरा पद प्रधान है, राजा का पुत्र, यहाँ पे दूसरा पद प्रधान है। जैसे कि वनवास, वन में वास, तो वन तो है ही लेकिन उसमें वास कर रहे, वन रह रहे, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है। विद्यालय, विद्या का आलय। ठीक है। तो इसमें दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों को, से, के लिए आदि, जब ये जैसे कि विग्रह करते समय तो यहाँ पे का, में, आलय सब होता है, लेकिन जब ये समस्त पद बनाते हैं अपन तो इसमें कारक चिन्ह जैसे कि को, से, के लिए आदि का बोध हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे राजा का पुत्र, क्या है? राजा का पुत्र। अगर इसको अपन कहेंगे कि समस्त पद बनाओ तो फिर यही बनेगा ना कि राजपुत्र। यहाँ पे बीच कारक चिन्हों का उपयोग नहीं होगा। क्या? कारक चिन्हों का उपयोग नहीं होगा। ठीक है। तो आइए अब अपन देखते हैं कर्मधारय समास। तीसरा समास क्या देखेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? तो देखो, जिस समास में विशेषण और विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो तथा दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। देखो, जिस समास में विशेषण और विशेष या उपमान और उपमेय या उपमान का संबंध हो, दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखो, ये परिभाषा अपन ने पढ़ ली याद करने के लिए, अब तुम समझो परिभाषा को। देखो, जहाँ पे कोई शब्द किसी की विशेषता बता रहा हो, क्या बता रहा हो? विशेषता बता रहा हो, तो वहां पे क्या होता है? कर्मधारय समास। जैसे कि महापुरुष, तो क्या होगा? महान है जो पुरुष, क्या होगा? महान है जो, मतलब ये पुरुष की महानता बता रहा है कि ये महान है। इसके बाद नील कमल, तो नीला है जो कमल, क्या है? नीला है जो कमल, तो इसमें क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है कि नीला है जो कमल, तो इसमें कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला है। ठीक है। और इसके बाद होता है उपमेय या उपमान, तो मतलब इसमें उपमेय या उपमान यानी तुलना की जाती है, जिसकी उपमा अलंकार में नहीं, उपमेय में उपमान की समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, तो वैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता है जैसे कि चरण कमल, तो चरण कमल के समान कोमल है, यानी कि श्री कृष्ण के कोमल चरण। ठीक है। तो यहाँ पे उपमेय हो जाता है, उपमेय जैसा हो जाता है, जैसे कि उपमेय अलंकार में नहीं होता है वैसे ही हो जाता है उपमेय अलंकार जैसा। ठीक है। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? बस आराम से समझते जाओ और देखते जाओ कि क्या मतलब अच्छे से ध्यान से देखते जाना, तो तुम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, इसका उपमेय उपमान का उदाहरण पर एक देखेंगे, जैसे कि कमल नयन। ठीक है। तो कमल के समान नयन,
यानी कि नरसिंह, ऐसे कि घनश्याम, घन के समान श्याम, यानी कि ठीक है। तो प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, मतलब इसमें तुलना की जा रही है कि समान, उसी के समान प्रिय। और इसमें विशेषण विशेष में बताया जाता है कि मतलब किसी की विशेषता बताई जाती है और इसमें तुलना की जाती है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलेंगे अपन द्विगु समास। अब अपन समझेंगे द्विगु समास। द्विगु समास कैसे कैसे हैं, देखो। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद किसी संख्या समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद किसी समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो आओ अपन सबसे पहले इसको देखो। ये परिभाषा तुम लोगों को याद करनी है, लेकिन मैं समझने के लिए बताऊं तो इसमें तुम्हें देखना है कि जिस समास का पहला पद संख्या दर्शाए, क्या संख्या बताए, जैसे कि देखो त्रिलोक यानी कि 3 लोक, पंचवटी 5 वट, सप्तऋषि 7, मतलब जहां पे भी तुम्हें पहले संख्या दिखे वहां पे समझ जाना कि क्या है, द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास। जहां पे भी तुम्हें संख्या दिखे और फिर उसके आगे लिखा है समस्त पद किसी समूह का बोध कराए, क्या समूह का बोध कराए। तो देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जितना तुम्हें परिभाषा से समझ में आया ठीक है। अब अपन इसका उदाहरण से समझते हैं। देखो जैसे कि त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह, क्या 3 लोकों का समूह, पंचवटी 5 वट का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। मतलब इसमें संख्या तो दर्शाई जा रही, साथ साथ समूह भी बताया जा रहा है पीछे। तो देखो जहाँ पे भी तुम्हें संख्या या समूह की बात नजर आए तो वहां पे आंखें बंद करके तुम द्विगु समास लगा देना। मतलब संख्या जहां पे भी दिखे वहां पे द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास। ठीक है, जैसे कि त्रिलोक 3 लोकों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, ये सब। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। सॉरी पीडीएफ में द्वंद्व और द्विगु गलत लिख गया, मुझे पता है, लेकिन आप लोग सुधार लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब अपन देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, ठीक है। आप अपन परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो और उनके बीच और या का भाव हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखो जिस समास में दोनों पद समान प्रधान, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो और बीच में और या का भाव उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये परिभाषा तुम्हें याद करने के लिए, क्या है, याद करने के लिए। अब मैं ध्यान करने के लिए तुम्हें बताऊं कि कैसे ध्यान दें। तो देखो द्वंद्व समास में तुम्हें कहीं भी जोड़ी दिखेगी, क्या दिखेगी, कहीं पे भी तुम्हें द्वंद्व समास में क्या दिखेगी, जोड़ी दिखेगी। क्या, जोड़ी। जैसे कि माता और पिता, दिन और रात, दुख और सुख, राधा और कृष्ण, मतलब राधा और कृष्ण, राम और सीता, मतलब ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे जोड़ी दिखेगी। तो बस तुम जहां पे भी तुम्हें सुंदर सी जोड़ी दिखे वहां तुम द्वंद्व समास। ठीक है, और देखो अगर इनका विग्रह करते हैं तो यहाँ पे या का तथा का लोप हो जाता है, लेकिन इसको फिर अपन समस्त पद बनाएंगे विग्रह के बाद तो यहाँ पे योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। क्या होता है, योजक चिन्हों का प्रयोग। देखो जैसे कि ये है योजक चिन्हों का प्रयोग, जैसे ये लगा बीच में माइनस जैसा निशान लगा है, ये योजक चिन्ह है। अगर तुम विग्रह करने के बाद इन्हें समस्त पद बनाना चाहोगे तो यहाँ पे योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। क्या होता है, तो देखो अपन को 2 हिंट्स मिल गई द्वंद्व समास को पहचानने की। एक तो जहाँ पे तुम्हें जोड़ी दिखे जैसे कि माता पिता, भाई बहन, घी गुड़, राधा कृष्ण, राम सीता, दिन रात, दुख सुख, अच्छा बुरा, ऐसा। ठीक है, और दूसरा है कि योजक चिन्ह, और विग्रह करते समय तथा का या का लोप हो जाता है तो वहां पे और रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। क्या, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं, देखो बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पद किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पद किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध करा उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। परिभाषा से तो समझ में आ ही रहा है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। मैं पहले ही बता देती हूँ कि समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद
उत्तर पद। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। तो देखो जैसे कि दशानन, सॉरी मैंने कहा था कि द्विगु में जहाँ पे भी संख्या दिखे, लेकिन देखो यहाँ पे भी संख्या आ गई, लेकिन बात इसमें यह है कि यहाँ पे किसी का समूह ही नहीं बता रही है, यहाँ पे संख्या तो आ रही है लेकिन किसी तीसरे की विशेषता बताने के लिए। जैसे कि मुख, 10 मुख वाला, तो वो क्या है, रावण। जिसके दशानन, देखो जैसे कि दशानन तो 10 मुख वाला वो है रावण। उसके चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। इसके नीलकंठ, नीलकंठ वाला यानी कि भगवान शंकर। ठीक है, तो ऐसे ही, तो अब अपन इसको याद करने के लिए तुम लोगों को ये परिभाषा है, लेकिन अब समझने के लिए, ध्यान रखने के लिए, देखो बहुव्रीहि समास में ये होता है कि दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताएं, किसी नए शब्द की विशेषता बताते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे समझ में देखो, जैसे कि दशानन, तो यहाँ पे 10 मुख वाला रावण यानी कि तीसरी, देखो ना यहाँ पे दशानन 10 मुख वाला, इससे कोई मतलब नहीं, तीसरा निकला कोई रावण। ठीक है, अब सारणी संक्षिप्त में समास का प्रकार पहचान। देखो मैंने संक्षिप्त में सारणी बनाई थी, देखो तो तुम कैसे समझ लोगे, ठीक है, तुम कैसे याद रखोगे। तो देखो उदाहरण, अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहले ही मैं ट्रिक बता चुकी याद करने के लिए, कि फिर से एक बार देख लो। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, यानी कि पृथ्वी, यथा, तथा, यथा, आ, ये शब्द आते हैं। आगे क्या आते हैं, पृथ्वी, यथा, आ, ये शब्द आते हैं। ठीक है, पहला पद ये होता है। उसके बाद देखो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है इसमें। इसके राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद आप कर्मधारय समास में विशेष विशेषण संबंध होता है। क्या होता है, विशेष विशेषण संबंध, मतलब इसमें किसी की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि महान पुरुष, महापुरुष, तो महान है जो पुरुष। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास में पहला पद संख्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है, संख्या। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। क्या, 3 लोकों का समूह। उसके बाद आप देखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें सुंदर सी जोड़ी दिखाई देती है। क्या देती है, सुंदर सी जोड़ी दिखाई देती है, जैसे कि राधा कृष्ण, माता पिता। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अपन बहुव्रीहि समास। क्या देखेंगे, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तो देखो बहुव्रीहि समास अन्य का बोध, दशानन, अन्य का बोध मतलब इसमें दोनों शब्द मिलकर, प्रथम पद और उत्तर पद में पहले बता चुकी हूँ, समास में 2 पद होते हैं, इसमें दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं, किसी तीसरे की विशेषता। जैसे कि दशानन, तो 10 आनन वाला यानी 10 सिर वाला कौन है, रावण। गजान, ऐसे ही। ठीक है, अब देखो याद रखने की ट्रिक क्या है, याद रखने की ट्रिक है ये, आ, ता, का, दा, द्वा, वा। मतलब कि इससे तुम्हें समास याद रहेगा कि 6 समास होते हैं। आ से अव्ययीभाव, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, द्वा से द्विगु, द्वा से द्वंद्व और वा से बहु। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नमस्ते।